वेलकम बैक। चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द रिवीजन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4। पार्ट 1 में हमने ऑडिट रिस्क बेस्ड ऑडिट इसे कवर अप किया था, जिसके साथ दो स्टैंडर्ड एसए 265 एंड 330 भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है दैट इज इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल के फ्रेमवर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंटरनल कंट्रोल। बहुत आसान टॉपिक है, लगभग 99% टॉपिक फ्रेमवर्क्स को छोड़ दें तो इंटरमीडिएट वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक, व्हाट आर द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल। ध्यान दीजिएगा, जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज अकाउंटिंग कंट्रोल, नॉट जनरल कंट्रोल, रादर द वर्ड यूज्ड इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर जो कंट्रोल्स एक्सरसाइज किए जा रहे हैं उनके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव काम करेगा उसकी हमें डिस्कशन करनी है। हमारा ऑब्जेक्टिव होगा ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। मतलब हम बात कर रहे हैं कंप्लीटनेस की। कोई भी ट्रांजैक्शन दैट is required to be recorded in the books of account should not be omitted. Whether recorded transactions are real, that means transactions actually occurred during the accounting period for which the books of account are being maintained. Whether all transactions are properly valued. वैसे वैल्यूड वर्ड, जो वैल्यूएशन वर्ड यूज किया जाता है वो बैलेंस शीट डेट के ऊपर असेट एंड लायबिलिटीज के लिए किया जाता है। वैल्यूड की जगह पर वर्ड मेजर्ड आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऑल ट्रांजैक्शंस जिन्हें रिकॉर्ड किया गया है दे आर एप्रोप्रिएटली मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट इट्स करेक्ट वैल्यूज। वेदर ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड टाइमली, हम टाइमलीनेस की बात कर रहे हैं। वेदर ऑल ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपरली पोस्टेड, क्या ट्रांजैक्शंस को उसके अकाउंट में अप्रोप्रिएटली पोस्ट किया गया है। वेदर ऑल ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपरली क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोजर, हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, डिस्क्लोजर्स की। एंड वेदर ऑल ट्रांजैक्शंस आर बीन प्रॉपरली समराइज्ड, मींस उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, बताया गया है कि ट्रांजैक्शन कौन सी एक्टिविटी को, इवेंट को बिलोंग करती है। तो एक अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। हमें इंश्योर करना है कंप्लीटनेस को, अकरेंस को, मेजरमेंट को, टाइमलीनेस को, पोस्टिंग को, क्लासिफिकेशन को, डिस्क्लोजर को, डिस्क्रिप्शन को। तो 4 to 5 मार्क्स का एक जनरल क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है, अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। पहला, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रियल, all transactions are properly valued or measured, all transactions are recorded timely, all transactions are properly posted, all transactions are properly classified and disclosed, all transactions are properly summarized. आगे बढ़ते हैं, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। अगेन 4 to 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर मींस जो इंटरनल कंट्रोल है, हम इंटरनल कंट्रोल को कैसे डिफाइन करते हैं। एसए 315 इसे डिफाइन करता है एज पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स विच आर बीन डिजाइन, इंप्लीमेंटेड, मेंटेन्ड बाय हुम, मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी और अदर्स विद इन द एंटिटी so as to obtain assurance as to achievement of entity objective. एंटिटी के ऑब्जेक्टिव कौन से, रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स,
कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस। तो एंटिटी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स डिजाइन करती है, मेंटेन करती है, इंप्लीमेंट करती है, उन्हें हम उन पॉलिसीज को इंटरनल कंट्रोल का नाम देते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो किस तरह की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को जनरली कवर करता है। सो इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर comprises of the policies and the procedures that are being established by the entity so as to provide assurance that entity objectives are achieved. Entity के क्या क्या objective हैं? Relevant and reliable financial reporting, safeguarding of assets, prevention and detection of fraud and error, compliance of law and regulation, efficient and effective business operations। तो अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड की गई है बाय द एंटिटी, these are the part of internal control structure, and these policies and procedures cover the following. Number 1, segregation of duties. Number 2, ट्रांजैक्शंस का ऑथोराइजेशन में बी जनरल और स्पेशल, एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, अकाउंटेबिलिटी एंड सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स एंड इंडिपेंडेंट चेक। बड़े जनरल पॉइंट्स हैं। सेफगार्ड, पहला पॉइंट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। आप सबको पता है एक एक्टिविटी की बिगिनिंग से एंड तक सारा का सारा काम एक सिंगल पर्सन को नहीं देना चाहिए। द पार्ट्स में बी एलोकेटेड अमंग वेरियस पर्सन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यदि हम एक ही पर्सन को फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, मैनिपुलेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बट यदि पूरे बिगिनिंग टू एंड के बीच में वेरियस स्टेजेस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग पर्सन को एलोकेट की गई है, देन ड्यू टू दिस सेग्रीगेशन manipulation becomes tough. No one person can carry through the completion of a transaction from start to finish. तो डिफरेंट एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती है जिसे सेग्रीगेट करना चाहिए। ऑथोराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन मिस्टर एक्स कर रहा है, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन मिस्टर वाई, कस्टडी ऑफ रिलेटेड असेट्स मिस्टर जेड, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट मिस्टर ए। फॉर एग्जाम्पल, हमने रॉ मटेरियल की परचेज की, रॉ मटेरियल की परचेज की ऑथोराइजेशन किसने की? लेट से जनरल मैनेजर ने की। एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन परचेज किसने की? परचेज मैनेजर ने की। करवाई किसने? जनरल मैनेजर ने। कस्टडी किसके पास है इन्वेंट्री की? स्टोर्स मैनेजर के पास। इसका रिकॉर्ड किसके पास मेंटेन होगा? अकाउंट्स मैनेजर के पास। सो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ऑथोराइजेशन, एग्जीक्यूशन, कस्टडी एंड रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स की मेंटेनेंस। नंबर 2, ऑथोराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। इट इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द प्रोसीजर विच प्रोवाइड्स दैट authorizations are issued by the person acting within the scope of the authority and transaction conforms to terms of authorization. So the person having the authority to authorize the transaction actually authorize the transaction, and transaction has been carried out in accordance with the terms subject to which this transaction is being authorized. Number 3, adequacy of records and documents. Accounting control should ensure that transaction and other events are properly recorded at correct amount, and recording facilitate maintaining accountability for the assets. फिर बात आ जाती है अकाउंटेबिलिटी एंड सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही एक्विजिशन की है, यूज की है, फाइनल डिस्पोजल की है। तो अकाउंटेबिलिटी मींस
the person who is responsible to acquire the assets, the person who is responsible for using the asset, and after use, the persons who are responsible for appropriate disposal of the assets. Safeguarding that comprise appropriate maintenance of record and their periodic reconciliation फिजिकल बेसिस पर. जो रिकॉर्ड्स में असेट्स की वैल्यूज दिखाई गई हैं, असेट्स की क्वांटिटीज हैं, क्या फिजिकली वो क्वांटिटी एग्जिस्ट भी करती है? जैसे इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन, पीपीई का फिजिकल वेरिफिकेशन एनुअल बेसिस के ऊपर. इंडिपेंडेंट चेक्स. इंडिपेंडेंट चेक्स क्या है? वेरिफिकेशन करना कंट्रोल सिस्टम्स का विच आर बीन डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट involves periodic or regular review by the independent person to check कि ये जो कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन की गई थी, इंप्लीमेंट की गई थी, वेदर दे आर इफेक्टिवली ऑफ बीइंग ऑपरेटेड और नॉट. तो जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट भी कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका एक इंडिपेंडेंट चेक भी जरूरी है. तो इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है इसके एलिमेंट्स क्या है. पहला एलिमेंट यदि आपने याद कर लिया तो काफी हद तक बाकी के एलिमेंट्स तो याद हो ही जाएंगे. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. एंड ड्यूटीज को सेग्रीगेट जब हम कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या काम कर रहा है कि एक सिंगल पर्सन को ऑथराइजेशन नहीं होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए बिगिनिंग टू एंड तक एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने की. ट्रांजैक्शन की ऑथराइजेशन, ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन, उसके बाद रिलेटेड एसेट्स की फिजिकल कस्टडी एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स, दे शुड बी इन द हैंड्स ऑफ सेपरेट पर्संस. अब जो ये हमने डिवीजन की सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के अंदर, एक पॉइंट आया इसका ऑथराइजेशन. यही आपका इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर का दूसरा पॉइंट बन गया. ऑथराइजेशन, they must be issued by the person having the authority and transactions are being carried out in accordance with the terms of authorization. इसके बाद फिर हमने बात की एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन छोड़ दो. देन फिर हम बात करते हैं फिजिकल कस्टडी ऑफ द रिलेटेड असेट्स. तो हम सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स की बात कर लेते हैं, जिसमें हम अकाउंटेबिलिटी की भी बात करेंगे. अकाउंटेबिलिटी ऑफ असेट्स कब शुरू होगा? एक्विजिशन पर, यूज एंड डिस्पोजल के ऊपर. सेफ गार्डिंग ऑफ द असेट्स. asset safeguarding means assets must be safeguarded from its unauthorized use. Related records are being maintained and periodic reconciliation of the record with the physical assets should be there. Thereafter segregation में हमने 4 वर्ड्स पढ़े, authorization, execution, physical custody और लास्ट में that is maintenance of record and documents. तो जो अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम है, दैट शुड एंश्योर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड एट करेक्ट अमाउंट एंड रिकॉर्डिंग फैसिलिटेट्स मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स. पांचवा पॉइंट इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर का आ जाता है हमारे पास, दैट इज इंडिपेंडेंट चेक्स. दैट इज कि जो कंट्रोल सिस्टम डिजाइन एंड इंप्लीमेंट किए गए हैं, वेदर they are effectively operated so as to achieve the objectives. तो 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी. 5 मेन एलिमेंट. नंबर 1, पहला सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, देयर आफ्टर ऑथराइजेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, देयर आफ्टर अकाउंटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, फिर सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स एंड लास्ट वन इज द इंडिपेंडेंट. Now, as per SA 315, इंटरनल कंट्रोल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? इंटरनल कंट्रोल के एक वर्ड है इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, एक वर्ड है कंपोनेंट.
यदि कंपोनेंट का क्वेश्चन आता है तो 5 कंपोनेंट जो एज पर एसए 315 आप पढ़ते आ रहे हैं इंटरमीडिएट से। इंटरमीडिएट में बड़ा डिटेल में था ये टॉपिक। पहला एलिमेंट कंट्रोल एनवायरनमेंट, दूसरा एलिमेंट एंटिटी का अपना खुद का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, थर्ड कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट टू ऑडिट, फोर्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन एंड फिफ्थ मॉनिटरिंग। 5 कंपोनेंट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कंपोनेंट वर्ड यूज किया गया है एज पर एसए 315, या फिर आपसे इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर इन जनरल पूछा गया है। और इसी तरह से एक टॉपिक इसका और आगे आएगा कि कंपोनेंट टू असेस एंड इवैल्यूएट द कंट्रोल एनवायरनमेंट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की कंपोनेंट। तो ये तीनों का डिफरेंस एप्रोप्रिएट तरीके से करके चलना है। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर पूछा गया है, 5 वर्ड, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ऑथोराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग सिस्टम एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स एंड इंडिपेंडेंट चेक। कंट्रोल एनवायरनमेंट एज पर इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट एज पर एसए 315 पूछे गए हैं। 5 कंपोनेंट कौन कौन से? कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट टू ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, एंड 5वें नंबर पर आ जाएगा मॉनिटरिंग। बट यदि क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द की कंपोनेंट टू असेस एंड इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो आपके ये 5 पॉइंट्स आएंगे जिसे हम लेटर ऑन रिवाइज करेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स करवा रहा हूं। पहला कंपोनेंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट इट सेट द टोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, influencing the control consciousness of the people working in that organization and includes। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट एंटिटी का अपना एक स्ट्रक्चर है जहां पर मैनेजमेंट और उसके अंदर काम करने वाले पर्सन किस तरह से रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, काम करते हैं, मैनेजमेंट का इंटीग्रिटी क्या है, एथिकल वैल्यूज क्या है पर्संस की, उन सब चीजों को इसमें कवर किया जाता है। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, कमिटमेंट टू कंपिटेंस, पार्टिसिपेशन बाय गवर्निंग बॉडीज, मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एचआर पॉलिसीज। तो जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है ये एक ऑर्गेनाइजेशन की टोन को सेट करता है एंड जो पर्संस वहां काम कर रहे हैं उनके कंट्रोल कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है एंड इंक्लूड। ये 7 पॉइंट है, याद रखिएगा। नंबर 1 कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। नंबर 2 कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। नंबर 3 पार्टिसिपेशन बाय TCWG। नंबर 4 मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नंबर 6 मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द लास्ट वन इज HR पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। नंबर 2 एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। एंटिटी का, और ऑडिटर का बात नहीं हो रही। ऑडिटर का अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है RAP। एंटिटी भी अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कैरी ऑन करती है जिसके अंदर एंटिटी अपने बिजनेस के रिस्क को देखती है। बिजनेस रिस्क है, फाइनेंस का रिस्क है, एम्प्लॉय की इंटीग्रिटी का रिस्क है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का रिस्क है, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलिसेंस का रिस्क है, लीगल चेंजेस का रिस्क है, न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का रिस्क है, बहुत सारे रिस्क है ऑर्गेनाइजेशन के अपने। सो एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस फॉर्म्स द बेसिस हाउ मैनेजमेंट डिटरमिन रिस्क टू बी मैनेज्ड। और यदि मैनेजमेंट का रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इनएप्रोप्रिएट है then it creates problem। बट यदि मैनेजमेंट का, एंटिटी का अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एप्रोप्रिएट है देन ये असिस्ट करेगा मैनेजमेंट को इन आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। कहां कहां पर मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस हैं।
रिस्क क्यों अराइज हो सकता है, उसके क्या क्या कारण हैं? चेंजेस इन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, न्यू पर्सोनल, न्यू और रिवैम्प्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, रैपिड ग्रोथ, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट, सर्विसेज, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, एक्सपेंडेड फॉरेन ऑपरेशन एंड न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स। पहले पास जो ओल्ड सिलेबस था उसमें तो ये क्वेश्चन 2-3 बार आया था। व्हाट आर द कॉजेज ड्यू टू विच रिस्क में चेंज और रिस्क में अराइज, बट न्यू सिलेबस में मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। बट याद रखिएगा, पॉइंट्स पूछ लिया तो चेंजेस इन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, न्यू पर्सोनल, न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स। दो मेन चीजों पर यह चीज चल रही है, एक न्यू और दूसरा चेंजेस। चेंजेस किसमें हुए? ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में। चेंजेस किसमें हुए? इंफॉर्मेशन सिस्टम में। चेंज क्या है? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का चेंज है। चेंज क्या है? एक्सपेंडेड फॉरेन ऑपरेशंस। न्यू क्या है? न्यू पर्सोनल, न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट, सर्विसेज, न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स। दीज आर द एस्पेक्ट्स या कॉजेज जिसके कारण रिस्क में अराइज और चेंजेस। बात करते हैं आगे तीसरे कंपोनेंट की। तीसरा कंपोनेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट टू ऑडिट, policies and the procedures that help ensure that management directives are carried out, and it may pertain to following। चार मेन एस्पेक्ट हैं: परफॉर्मेंस रिव्यूज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिजिकल कंट्रोल एंड अगेन safeguarding of segregation of duties. Duties must be segregated so that no single person is authorized to carry the transaction from beginning to end. Physical control over the assets so that they may be safeguarded from their unauthorized use. Information processing, transactions are being processed in an appropriate manner. And performance reviews, performance is to be reviewed, performance, financial performance, manpower performance, operation performance, so that आप इंश्योर कर सके that business activities, business operations are efficiently and effectively operated. Information system. Information system, it consists of the infrastructure, physical and hardware, software, people, procedures, data. Information system that is relevant to financial reporting objectives include accounting system that consists of procedures and records that identify the transaction which are to be recorded and recording of all valid transactions. Describe on timely basis the transaction in sufficient detail so as to permit proper classification. Measure the value of a transaction in a manner that accounts record the proper monetary values. Determine the time period in which the transaction occurred to permit the recording in the proper accounting period. Cutoff. Present properly the transaction and the related disclosures. Presentation and disclosures. So basically जो accounting control system के objectives हैं that should be fulfilled through the information system. तो जो policies procedures establish किए जाते हैं किस लिए किए जाते हैं? For identify, that is occurrence. यदि एक ट्रांसेक्शन अकर्ड हुई है तो उसको आइडेंटिफाई करिए बिकॉज इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. डिस्क्राइब ऑन टाइमली बेसिस द ट्रांसेक्शन इन सफिशिएंट डिटेल सो एज टू एंश्योर प्रॉपर क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है. थर्ड पॉइंट में मेजरमेंट की बात हो रही है. फोर्थ पॉइंट में कट ऑफ टू सेग्रीगेट द ट्रांसेक्शन ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम द अनदर अकाउंटिंग पीरियड. एंड लास्ट पॉइंट में दैट इज presentation and disclosure. Present properly
the transaction and the related disclosures in the financial statement. और लास्ट कंपोनेंट है हमारा दैट इज मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रोल, दैट इज टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल ओवर द टाइम पीरियड। तो 3 टॉपिक हैं जो हमने इस चार्ट के अंदर डिस्कस किए। नंबर 1 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड नंबर 3 पर हमने बात की कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल चेक। इंटरनल कंट्रोल इन रिलेशन टू अकाउंटिंग 2 मेन एस्पेक्ट को डील करता है, एक इंटरनल चेक को और दूसरा इंटरनल ऑडिट को। इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट ऑल टुगेदर एक सेपरेट चैप्टर है जिसके अंदर काफी डिटेल में हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। बात कर लेते हैं इंटरनल चेक की। इंटरनल चेक क्या होता है, बड़ा सिंप्लीफाई वे में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। चेकिंग ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन operate continuously as a part of routine system whereby work of one person is proved independently to work of another person. Object is early prevention and detection of error and the fraud. तो डेली बेसिस पर एक पर्सन के काम को कंटिन्यूअस बेसिस पर एज अ रूटीन मैटर इंडिपेंडेंटली चेक कराना बाय द अनदर पर्सन सो एज टू एंश्योर प्रिवेंशन एंड डिटेक्ट अर्लियर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। फ्रॉड एंड एरर को प्रिवेंट किया जा सके और बाय चांस यदि इट अकर उसको अर्ली डिटेक्ट किया जा सके। सो चेकिंग ऑन डे टू डे transactions operate continuously as a part of routine system whereby work of one person is proved independently to the work of another, the object being the prevention of fraud and error and earlier detection of fraud and error. ऑब्जेक्टिव क्या है इस इंटरनल चेक का? टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर विद ईज, टू अवॉइड एंड मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ फ्रॉड एंड एरर, increase efficiency of staff, protect integrity of the business, prevent misappropriation of cash and falsification of account. So पहले 2 पॉइंट फ्रॉड एंड एरर। फ्रॉड एंड एरर की डिटेक्शन तब होगी जब फ्रॉड एंड एरर अक्कर होगा। कोशिश करो प्रिवेंट करो वो हो ही ना। अवॉइड एंड मिनिमाइज पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ फ्रॉड एंड एरर, इंक्रीज efficiency of staff, protect integrity of business and prevent misappropriation of cash and falsification of accounts. Now आगे बढ़ते हैं। Considerations for effective internal check. Effective internal check कि क्या क्या कंसीडरेशन होगी जो ये डे टू डे बेसिस पर आप ट्रांजैक्शंस की इंडिपेंडेंट चेकिंग की बात कर रहे हैं, इसके क्या क्या मेन कंसीडरेशन है। पहला, नो सिंगल पर्सन शुड हैव एन इंडिपेंडेंट कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ड्यूटीज ऑफ द स्टाफ मेंबर शुड बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अलग अलग एक्टिविटीज के ऊपर स्टाफ को भेजिए। यदि एक पर्सन एक पर्टिकुलर पोजीशन पर एक लंबे टाइम तक रहता है, ही बिकम फेमिलियर विद द लूपहोल्स ऑफ दैट पोजीशन। एवरी मेंबर शुड बी एनकरेज्ड टू गो ऑन लीव एटलीस्ट वंस इन अ ईयर सो दैट उसकी एब्सेंस में उसके काम को थोरोली एग्जामिन किया जा सके। पर्सन्स having physical custody of the asset should not be allowed access to the books of accounts. Implement budgetary control procedure, judicious distribution of financial and administrative power, procedures to be laid down for the physical verification of assets on periodic basis, accounting procedures should be reviewed periodically. So ये पॉइंट्स हैं हमारे कंसीडरेशंस फॉर इफेक्टिव इंटरनल चेक के। अच्छा, इसके ऊपर एक नया क्वेश्चन नवंबर 24 की आरटीपी में और फ्रेम हुआ है, वो क्वेश्चन भी मैं आपके साथ साइमल्टेनियसली डिस्कस कर लेता हूं। आरटीपी नवंबर 24 का क्वेश्चन है।
Amro Limited is a manufacturing and trading company of leather goods since last 10 years. You are the internal auditor for the company for financial year 24-25. In order to review the internal control, you visited the department and notice number 1. Head of procurement Mr. Amit has complete control over purchasing, receiving goods, approving payment. His actions are not reviewed by any other person in the company. There is a problem किस चीज की? Segregation of duties की. No single person should be authorized to execute the transaction from beginning to its end. The company staff has been working in the same role for over 5 years without any job rotation. Problem है job rotation की. Duties of the person should be changed from time to time on regular basis. Finance manager Mr. Sachin has never had his duties rotated since joining the company. He becomes familiar with all the finance aspect and he is in a position to commit the fraud or to assist in committing the fraud. The store manager Mr. Gupta, who is responsible for maintaining the inventory, also keep the inventory record. The person having physical custody of the asset should not have access to the books of account. तो सेफ कस्टडी नहीं हो पा रही. Briefly discuss the general conditions pertaining to the internal check system. ये मैंने अभी आपको रिवाइज कराई है. Do you think that general conditions are violated in the given situation? Yes. पहले केस में no single person should control any important aspect of the business operation. Problem किस चीज की हो रही है? Segregation of duties की. Lack of staff rotation for over 5 years violate the principle that staff duties should be rotated periodically to prevent that single person from performing same function for a long period. Allowing Mr. Gupta, store manager, to maintain the inventory record violate the principle that physical custody, the person having physical custody of the asset should not have access to the accounting records. So ये एक नया क्वेश्चन था आरटीपी नवंबर 24 का, ये भी मैंने आपको साथ ही कवर करा दिया. इस तरह के क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है उनके पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं न्यू सिलेबस में. आगे बढ़ते हैं. टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल की इवैल्यूएशन के लिए हम क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन. ये बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा है. 4 मेन पॉइंट्स होते हैं, एक नरेटिव रिकॉर्ड, एक चेकलिस्ट, एक आईसीक्यू और चौथा फ्लो चार्ट. सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की एंड द इंपॉर्टेंट वन इज द इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर. इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर क्या है? It is a set of questions that is designed to provide a thorough view of state of internal control in an organization. Evaluation through internal control questionnaire now forms an important part of any audit that helps in identification of weakness in internal control system, determination the extent to which the substantive procedures are to be performed, selection of samples in a rational manner, suitable modifications in the audit program. By evaluating, by collecting the information through the internal control questionnaire, auditor will be able to identify which areas of internal control system has certain deficiencies, to what extent substantive checking or procedures are to be performed, how the samples are to be selected, and what are the modifications required in the audit program. अच्छा, थ्योरेटिकली इसका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. While using any standardized internal control questionnaire, आप क्या assumptions presume करके चलते हैं about elements of the good internal control, कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे होंगे. तो जब आप एक स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर यूज करते हैं, जैसे डेली बेसिस पर जो कैश सेल हुई बैंक में डिपॉजिट हुई होगी, परचेजेस उसके लिए
आपने पहले टेंडर्स इनवाइट किए होंगे, लोएस्ट प्राइस विद बेटर क्वालिटी को ऑर्डर दिया गया होगा, गुड्स रिसीव कर रहे हैं तो पहले उनकी इंस्पेक्शन की गई होगी। तो जो ये हम एस्पेक्ट मान कर चलते हैं गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के, तो उसके रेफरेंस में हम क्या क्या अजम्पशंस कंसीडर कर सकते हैं बिफोर यूजिंग द या व्हाइल यूजिंग द स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर। नंबर 1, हम मान कर चलते हैं सर्टेन प्रोसीजर्स इन जनरल used by most business concerns are essential in achieving the reliable internal control। हम मान कर चलते हैं there is extensive division of duties and responsibilities within the organization। हम मान कर चलते हैं अकाउंटिंग फंक्शन को कस्टोडियल फंक्शन से सेपरेट किया गया होगा। हम मान कर चलते हैं एक सिंगल पर्सन को बिगनिंग से लेकर एंड तक की पूरी जिम्मेदारी नहीं दी गई होगी। हम मान कर चलते हैं एविडेंसेस अवेलेबल है टू आइडेंटिफाई द पर्सन हु हैज डन द वर्क वेदर इन्वॉल्व्ड इन ऑथराइजेशन, इंप्लीमेंटेशन और चेकिंग। हम मान कर चलते हैं वर्क परफॉर्म्ड बाय ईच वन इज एक्सपेक्टेड टू कम अंडर द रिव्यू ऑफ अनदर इन द यूजुअल रूटीन ऑपरेशन। हम मान कर चलते हैं देयर इज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। मतलब जो चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सबसे मोस्ट इफेक्टिव एरिया बनता है, हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इंप्लीमेंट कर रही है, तो ये सारे वही तो इंटरनल कंट्रोल के इंटरनल चेक के पॉइंट है। जैसे फोर्थ पॉइंट किसका है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का। नो सिंगल पर्सन इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग ए ट्रांजैक्शन ऑल बाय इटसेल्फ। ये सेफ कस्टडी का, सेपरेशन ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन विद द कस्टोडियल फंक्शन, ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एक्सटेंसिव डिवीजन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेल का, there should be evidence to identify the person who has done the work whether involving in authorization, execution or checking। general internal check का, work performed by each one is expected to come under the review of another in usual course of routine and proper documentation and recording का। तो 4 मार्क्स के लिए ये assumptions इंपॉर्टेंट है। लर्न एनी 4 to 5 points। Now, another method of collecting the information is checklist। Checklist क्या है? Series of instructions or questions on internal control which auditor must follow or answer। चेकलिस्ट और क्वेश्चनियर में क्या डिफरेंस होता है? क्वेश्चनियर में आपने क्वेश्चन बना दिए, आंसर यस, नो, नॉट एप्लीकेबल में क्लाइंट का स्टाफ देता है, क्लाइंट का स्टाफ। क्वेश्चनियर हमने बनाया है, बट चेकलिस्ट क्या है? हम अपने स्टाफ के लिए प्रिपेयर करते हैं सो दैट हमारा स्टाफ किसी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट को भूल ना जाए। सो इट इज ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चन विच गाइड आवर ऑडिटिंग स्टाफ दैट ही नीड टू आंसर। Checklist is more in the nature of a reminder to auditor about the matter to be checked for testing the internal control system, while a questionnaire is basically a set of questions put to client। Checklist may be in the form of instruction, question or just points that are to be checked, may be meant for auditor own staff। ये एक बड़ा significant difference है ICQ and checklist का। Now, तीसरा मेथड जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू द वेरियस सेक्शन दैट इज फुल विद लाइंस एंड सिंबल्स। इट इज मोस्ट कंसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे टू रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल। इसका ये पार्ट भी थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है यदि कोई थ्योरेटिकल जनरल क्वेश्चन डालना हो, बट हमारे सिलेबस में इतना वास्ट कंटेंट अवेलेबल है कि अब
ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की जगह बहुत 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 कम है। A properly drawn up flow chart provide a neat visual picture of the activities involving flow of transactions, authorization, execution, activities, documentation। तो कैसे एक ट्रांजेक्शन अक्कर हो रही है, कैसे उसके डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहे हैं, कितनी कॉपीज जनरेट हो रही है, ये कॉपीज किस किस पर्सन के पास जाएगी, रिकॉर्डिंग कब होगी, पेमेंट कैसे होगी, पेमेंट को ऑथोराइज कौन करेगा, तो उसकी एक विजुअल पिक्चर फ्लो चार्ट के थ्रू हमारे पास आ जाती है। एंड दैट्स वाई, क्योंकि ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, तो इट इज कंसीडर्ड टू बी द most useful way of collecting the information and to understand the internal control system prevailing in the organization. Now, तो अब फ्लो चार्ट हमें क्या क्या मेन चीजें बताता है। नंबर 1, एट व्हाट पॉइंट, किस समय एक डॉक्यूमेंट रेज्ड होगा। वो डॉक्यूमेंट इंटरनली रेज होगा या एक्सटर्नल सोर्स से आएगा। जैसे हमने सेल की, तो हम डॉक्यूमेंट का सेल इनवॉइस, सेल का डॉक्यूमेंट, सेल इनवॉइस इंटरनली जनरेट करेंगे। हम परचेज करके लाए तो परचेज इनवॉइस एक्सटर्नल सोर्स से हमारे पास आएगा। नंबर ऑफ कॉपीज, जिसमें एक डॉक्यूमेंट को इनिशिएट किया जाएगा, रेज किया जाएगा। इंटरमीडिएट स्टेजेस सेट सिक्वेंशियली थ्रू विच डॉक्यूमेंट एंड एक्टिविटी विल पास थ्रू। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू वेरियस सेक्शन, लाइक हमने सेल की, एक कॉपी सेल टीम के पास गई, एक कॉपी क्रेडिट डिपार्टमेंट के पास गई, एक कॉपी स्टोर डिपार्टमेंट के पास गई, एक कॉपी अकाउंट डिपार्टमेंट के पास गई। अकाउंट डिपार्टमेंट के पास कॉपी गई रिकॉर्डिंग के लिए, क्रेडिट डिपार्टमेंट के पास कॉपी गई कलेक्शन के लिए, सेल डिपार्टमेंट के पास कॉपी गई इन जनरल फॉलो अप के लिए, स्टोर मैनेजर के पास इसकी कॉपी गई फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पैच। तो डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपी जनरेट होनी है, किस समय जनरेट होनी है, इंटरनली जनरेट होनी है, एक्सटर्नली जनरेट होनी है, किस किस डिपार्टमेंट में भेजनी है, ये सब चीजें इस फ्लो चार्ट के थ्रू डिपिक्ट हो जाती है। इट एंश्योर्स चेकिंग, ऑथोराइजेशन एंड मैचिंग एट रेलिवेंट स्टेजेस। डॉक्यूमेंट को ऑथोराइज कौन करेगा, सेल्स की गई है तो फिजिकल मूवमेंट को ऑथोराइज कौन करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होनी है उसकी ऑथोराइजेशन कौन करेगा, डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग, फाइनल डिस्पोजल बाय सेंडिंग आउट और डिस्ट्रक्शन। कोई डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है, बुक्स में एंट्री हो गई प्राइम बुक्स के अंदर, दैट देन जो रफ पेपर्स है दैट मे बी डिस्ट्रॉयड। तो बिगिनिंग टू एंड, हाउ एन एक्टिविटी पास थ्रू, हाउ द डॉक्यूमेंट्स आर जनरेटेड, हाउ द ट्रांजैक्शंस आर बीइंग ऑथोराइज्ड, उन सब का एक नीट विजुअल पिक्चर कौन देता है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट। नाउ other aspects related with the internal control, manual and automated elements in the internal control। automated elements, यदि एंटिटी एक ऑटोमेटेड आईटी एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रही है, देन कंट्रोल्स आर बिल्ट विद इन द ऑटोमेटेड सिस्टम्स। जैसे इंटरेस्ट लगाना है डेटर के ऊपर, यदि 2 महीने के क्रेडिट पीरियड में गुड्स में पेमेंट रिसीव ना हुई, सिस्टम अपने आप लगा देगा। मैनुअल कंट्रोल्स, मैनुअल कंट्रोल हमें लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हो सकता है हम ऑटोमेटेड सिस्टम पर डिपेंडेंट हो, एक रिपोर्ट जनरेट करें आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल की बियॉन्ड द क्रेडिट पीरियड। सो हर एक एंटिटी का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, दैट कंटेन्स मैनुअल एलिमेंट एंड ऑटोमेटेड एलिमेंट। यूज of manual or automated elements affects the manner in which the transactions are initiated, recorded, processed and reported। जो एक फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम होता है वहां पर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स बहुत ज्यादा होते हैं, मैनुअल कंपैरेटिवली कम होते हैं। होते जरूर है। There are certain control which depends upon the automated control and being exercised by the human beings manually। So जो कंपोजिशन है मैनुअल कंट्रोल्स का, ऑटोमेटेड कंट्रोल का, वो एंटिटी के एक्सटेंट ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम पर डिपेंड करता है। अ मिक्स ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड एलिमेंट वेरी विद द नेचर एंड कंप्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी यूज ऑफ आईटी।
जितना ज्यादा आईटी सिस्टम होता चला जाएगा उतने ऑटोमेटेड कंट्रोल्स बढ़ते चले जाएंगे और मैनुअल कंट्रोल्स कम होते चले जाएंगे। एंड ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैनुअल कंट्रोल्स किन केसेस में ज्यादा सुटेबल कंसीडर होते हैं। मैनुअल एलिमेंट में बी more suitable when judgment and discretions are required for large, unusual और non-recurring transaction। जो ट्रांसेक्शंस जनरली नहीं होती, बड़े साइज की है, देन उनमें यदि आप मैनुअल कंट्रोल्स एक्सरसाइज करेंगे ज्यादा बेटर। फॉर एग्जांपल मर्जर, फॉर एग्जाम्पल एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जो रूटीन एक्टिविटी नहीं होती। सर्कमस्टांसिस जहां पर एरर्स को आइडेंटिफाई कर पाना डिफिकल्ट है, तो ह्यूमन बीइंग वो अपनी जजमेंट के थ्रू सर्कमस्टांसिस के बेसिस पर मैनुअल कंट्रोल्स एक्सरसाइज कर पाएंगे विच विल गिव यू द रिजल्ट। लेकिन ऑटोमेटेड सिस्टम, उसके अंदर तो सब चीजें पैरामीटर बेस्ड होती है ना। जो चीजें पैरामीटर बेस्ड है, पैरामीटर मैं थोड़ी चेंज कर दूंगा सॉफ्टवेयर के, जो सॉफ्टवेयर के अंदर चीजें फिक्स की गई हैं उसी के बेसिस पर चीजों को डिफाइन किया जाएगा। तो सर्कमस्टांसेस वेयर एरर्स आर डिफिकल्ट टू डिफाइन, एंटिसिपेट और प्रेडिक्ट। In changing circumstances that require control response which is outside the scope of existing automated system, उसका पैरामीटर ही फीड नहीं है ही नहीं पैरामीटर ऑटोमेटेड सिस्टम में, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर ओनली मैनुअल कंट्रोल्स आर कंसीडर्ड मोर सुटेबल। ऑटोमेटेड कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करने के लिए मैनुअल कंट्रोल ही ज्यादा सुटेबल माने जाते हैं। सो manual controls, they are considered more suitable for large, non-recurring, unusual transaction. Number 2, circumstances जहां पर errors are difficult to identify, predict, define. Number 3, to assess the effectiveness of automated internal control. Yeah, in changing circumstances that requires the control response which is outside the scope of automated controls. Next important है standard operating procedures to assess and evaluate the internal control environment of an entity. पहला पॉइंट सेग्रीगेशन करा रहा हूं, रिपीट वाले पॉइंट करा रहा हूं पहले। Segregation of duties is an important element of control which ensures that no two commercial activities should be conducted by same person. Number 2, job rotation. In key commercial function, job rotation is regularly followed so as to avoid degeneration of control. Documents of delegation of financial powers. Document that shows the delegation of financial power, it allow the controls to be clearly operated without being dependent on individual. डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको पता है एक पर्सन की फाइनेंशियल पावर किसी एक्सपेंडिचर को करने की इस एक्सटेंट तक है, इसके बियॉन्ड उसकी पावर नहीं है, ही हैज टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम सीनियर पर्सन। आईटी बेस्ड कंट्रोल. In an IT environment, it is much easier to embed the control through the system instead of being human dependent. वो मैंने अभी आपको बताया, ऑटोमेटेड एनवायरमेंट जितना ज्यादा होगा उतने ऑटोमेटेड कंट्रोल्स ज्यादा होंगे और मैनुअल कंट्रोल कम होते चले जाएंगे। आईटी एम्बेडेड कंट्रोल का फेलियर रेट काफी लो है। आईटी एम्बेडेड कंट्रोल्स ऑटोमेटेड एनवायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, हेंस वी हैव बेटर ऑडिट ट्रेल एंड दे आर इजी टू मॉनिटर। इसके अलावा एक जनरल पॉइंट है ईआरएम, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। Organization having robust process to identify and mitigate the risk across the entity and its periodical review will assist in the early identification and weakness of internal control and take effective control measure. Means entity का risk assessment process, जो 5
कंपोनेंट पढ़े आपने इंटरनल कंट्रोल के, देखो इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट एज पर एसए 315। पहला है कंट्रोल एनवायरनमेंट, दूसरा है एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, तीसरा आ जाता है कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट टू ऑडिट, फोर्थ आ जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, फिफ्थ आ जाता है मॉनिटरिंग का। फिर आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पढ़ा, सो एज टू असेस एंड इवेलुएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसके अंदर नंबर 1, so as to assess and evaluate control environment, कंट्रोल एनवायरमेंट, जिसमें नंबर 1 पर आपने लिया एंटिटी का रिस्क मैनेजमेंट का अपना प्रोसेस ईआरएम। नंबर 2 पर आपने बात कर ली अगेन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। नंबर 3 पर आपने बात की जॉब रोटेशन की। नंबर 4 पर डॉक्यूमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर एंड नंबर 5 पर आईटी बेस्ड कंट्रोल्स। तो इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट पूछे जाएं 1 2 3 4 5। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई एंड असेस एंड इवैल्यूएट द कंट्रोल एनवायरनमेंट, उसके कंपोनेंट ये हो गए। इंटरनल चेक का क्वेश्चन पूछा जाए, उसके कंसीडरेशंस ये है। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर पूछा जाए, सेग्रीगेशन, ऑथराइजेशन, एडिक्वेसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट चेक। तो थोड़ा सा आपको यहां पर केयरफुली अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करके अपने आंसर्स को देना होगा। क्वेश्चन ने इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर पूछा है, इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट पूछे हैं, या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू असेस एंड इवैल्यूएट कंट्रोल एनवायरनमेंट आपसे पूछा है। नौ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लेटर ऑफ वीकनेस। ये ऑलरेडी वैसे मैंने आपको एसए 265 में करवा दिया था, फिर भी एक बार टॉपिक अलग बना हुआ है, रिवाइज करा देता हूं। एज पर एसए 265, ऑडिटर शैल इंक्लूड इन रिटन कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, और उसमें वो डेफिशिएंसीज का डिस्क्रिप्शन देगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर पोटेंशियल इफेक्ट्स, sufficient information to enable TCWG and management to understand the context of communication। और context of communication यदि आपको ध्यान हो तो बेसिकली क्या था, that purpose of my audit is to express an opinion on the financial statement. Internal control is being evaluated so as to design the further audit procedure, that is substantive checking, and matter reported are limited to those deficiencies that auditor has identified during the audit and are considered to be of significance for the use by the TCWG. This communication should be preferably in writing through a letter of weakness। लेटर ऑफ वीकनेस में किन किन मेन चीजों का ध्यान रखना है, ये जनरल पॉइंट है। इट लिस्ट डाउन एरिया ऑफ वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड रिकमेंड्स suggestions for improvement। It should clearly indicate that this letter cover only those weaknesses that have come to the attention of the auditor during his evaluation of internal control for the purpose of determining nature, timing, extent of further audit procedure। Letter should indicate that his examination of internal control has not been designed so as to determine the adequacy of internal control for the purposes of management। इंटरनल कंट्रोल को एग्जामिन करने का पर्पस था टू डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव चेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, ये लेटर इट सर्व एज ए सिग्निफिकेंट मीन्स फॉर द मैनेजमेंट एंड द गवर्निंग बॉडी फॉर द पर्पस ऑफ इंप्रूविंग सिस्टम एंड स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन।
Letter may also serve to minimize legal liability in the event of major defalcation or any other loss resulting from any deficiency or weakness in internal control system. Auditor can provide that. मैंने तो मैनेजमेंट को बताया था और मेरी ड्यूटी थोड़ी है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की. आई वाज बीन अपॉइंटेड टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू. तो मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है कब? जब मैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की डेफिशिएंसीज को मैनेजमेंट के नोटिस में डाल देता हूं और उसके बेसिस पर मैं अपने आगे के सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की एक्सटेंट को डिटरमिन कर लेता हूं. सो दिस इज अबाउट द इंटरनल कंट्रोल के वेरियस एस्पेक्ट्स. अब इसमें 265 तो हम कर ही चुके थे, 330 भी कर चुके थे. एक लास्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज वेरियस फ्रेमवर्क्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल. नंबर 1 कोसो फ्रेमवर्क, नंबर 2 कॉबिट, नंबर 3 कोको, नंबर 4 टर्नबुल रिपोर्ट एंड नंबर 5 सॉक्स सेक्शन 400. ये 5 टॉपिक हैं जो हमें कवर अप करने हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट फ्रेमवर्क जिसका नाम है कोसो फ्रेमवर्क. बट बिफोर स्टार्टिंग द कोसो फ्रेमवर्क, ये जो फ्रेमवर्क्स है इंटरनल कंट्रोल के, ये है क्या? व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन करती है, इंप्लीमेंट करती है, उसको उसकी इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने का एक क्राइटेरिया है बेसिकली. तो फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स द ब्रॉड गाइडलाइंस जिसके बेसिस पर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट कर सकती है. जैसे पहला फ्रेमवर्क है कोसो फ्रेमवर्क. इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या किया गया है, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उस ऑब्जेक्टिव्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव. और फिर देखा गया इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में इंटरनल कंट्रोल कहां तक इफेक्टिवली काम कर पा रहा है. तो कोसो फ्रेमवर्क बेसिकली डिजाइन किया गया है किस लिए? टू बी यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एज डिटरमिन्ड बाय द मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहां तक कामयाबी हासिल कर पा रहा है. तो अब इसमें जो मेन चीज है जो आपको लर्न करनी है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, कौन सी कैटेगरीज हैं जिसके अगेंस्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना है. 3 है. नंबर 1 ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव एंड नंबर 3 कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव. ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव, क्या एंटिटी के ऑपरेशंस, ऑपरेशनल गोल्स और परफॉर्मेंस गोल्स, असेट्स की सेफगार्डिंग क्या इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हैंडल हो पा रही है थ्रू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. It is related to effectiveness and efficiency of entity operation, including operational and financial performance goal and safeguarding of assets. Number 2, reporting objective. ये ऑब्जेक्टिव रिलेटेड है इंटरनल, एक्सटर्नल, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल. रिपोर्टिंग किसको? स्टेक होल्डर को. कंसीडरिंग दैट जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाई जा रही है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की, वो इंफॉर्मेशन वेदर इट इज रिलायबल, इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टाइमली विद ट्रांसपेरेंसी एंड अदर टर्म एज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द रेगुलेटर, स्टैंडर्ड सेटर्स और एंटिटी ऑन पॉलिसीज. और तीसरा है कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव, क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जो पॉलिसीज बनाई गई हैं दे आर एश्योरिंग
कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन। तो जो पहला फ्रेमवर्क आ जाता है इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, दैट इज कोसो फ्रेमवर्क, जो बात करता है एक ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इफेक्टिवनेस को असेस करेगी सो दैट क्या ऑब्जेक्टिव जो एंटिटी के बनाए गए हैं, जो एंटिटी ने सेट किए हैं अपने लिए, वेदर दे आर बीन अचीव्ड और नॉट, वेदर द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इफेक्टिव एनफ to achieve the organizational objective in terms of its operation, in terms of its reporting to internal and external stakeholder, in terms of compliance with applicable law and regulations. दूसरा फ्रेमवर्क कॉबिट फ्रेमवर्क। कॉबिट फ्रेमवर्क that is control objectives for information and related technology. Control objectives for information and related technology. As the word suggests, यहां पर जो फ्रेमवर्क बनाया गया, उसके जो प्रिंसिपल्स दिए गए, they are primarily related with the IT that is used by the entity for processing of the transaction, for generation of the information. तो क्या एंटिटी का आईटी सिस्टम इसके जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव कर पा रहा है? एंटिटी का आईटी सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है? वेदर ऑल ट्रांजैक्शंस आर बीन आइडेंटिफाइड, whether all transactions are being authorized, whether all transactions are being processed accurately, whether they are classified appropriately, whether the information produced is appropriately presented and disclose the information required by the statutory provisions or accounting standards. तो जो आईटी का ऑब्जेक्टिव है एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्या ऑर्गेनाइजेशन का आईटी सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, जिस कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए, जिस ऑब्जेक्टिव को कंसीडर करते हुए आपने इस आईटी सिस्टम को डिजाइन करवाया था, वेदर दीज ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड और नॉट। और आपको पता ही है जो आईटी सिस्टम होते हैं, जितना ज्यादा वो एडवांस होगा उतने ही ज्यादा ऑटोमेटेड नेचर्स के कंट्रोल्स होते हैं। तो ऑटोमेटेड कंट्रोल, उसकी इफेक्टिवनेस को असेस किया जाएगा, प्लस आईटी सिस्टम जो रिपोर्ट जनरेट कर रहा है उस रिपोर्ट के बेस पर मैनुअल कंट्रोल्स आर बीन टेकन और नॉट, आर बीन एक्सरसाइज्ड और नॉट। सो फर्स्ट पॉइंट आ गया, कॉबिट है क्या? इट इज द फ्रेमवर्क दैट इज क्रिएटेड बाय द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन फॉर आईटी गवर्नेंस एंड द मैनेजमेंट. It is meant to be a supportive tool for the managers and allow bridging crucial gap between technical issues, business risk and control environment, control requirements. Business managers, they are equipped with a model to deliver the value to the organization and practice better risk management practices that are associated with the IT process. So, COBIT framework, it is a control model that guarantee integrity of information system. जो एंटिटी में इस इंफॉर्मेशन सिस्टम काम कर रहा है, वेदर दैट सिस्टम विल बी एबल टू जनरेट रिलायबल इंफॉर्मेशन. तो जो कॉबिट है वो इंश्योर करता है क्वालिटी, कंट्रोल एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवरी मॉडर्न बिजनेस. तो कॉबिट बेसिकली जो चीजें हमने कोसो के अंदर स्टडी की, उन्हीं चीजों को आप रीडिजाइन कर रहे हैं, बट इन अ रिलेशन टू इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज. तो आईटी मैनेजर्स के रेफरेंसेस में कॉबिट फ्रेमवर्क को डिजाइन किया गया है. ऑल ओवर द वर्ल्ड आज की डेट में मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर बीन रन बाय यूज ऑफ एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी. तो
जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी की के थ्रू जो इंफॉर्मेशन जनरेट की जा रही है उसकी क्वालिटी, रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, इन चीजों की असेसमेंट के लिए कॉबिट फ्रेमवर्क को डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट, कोको फ्रेमवर्क। इट इज बीन पब्लिश्ड बाय द कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये 20 क्राइटेरियाज पर काम करता है और ये जो 20 क्राइटेरियाज हैं इन्हें 4 मेन एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया गया है: पर्पस, कमिटमेंट, कैपेबिलिटी, मॉनिटरिंग एंड लर्निंग। जैसे जो हमारा कोसो फ्रेमवर्क था उसने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इफेक्टिवनेस को ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट मेजर किया, लेकिन जो कोको फ्रेमवर्क है उसने 20 क्राइटेरियाज एस्टैब्लिश किए, 20 क्राइटेरियाज के बेस पर सिस्टम की इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने की बात की और उन 20 क्राइटेरियाज को 4 मेन कैटेगरीज के अंदर ग्रुप किया है। और वो 4 मेन क्राइटेरियाज क्या है और ग्रुप्स क्या है? पर्पस, कमिटमेंट, कैपेबिलिटी, मॉनिटरिंग। इन ऑर्डर टू असेस क्या कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं, वेदर द कंट्रोल्स आर इफेक्टिवली ऑपरेटेड, ईच एंड एवरी क्राइटेरिया जो इन चारों कैटेगरीज के अंदर आते हैं। इन चारों कैटेगरीज में टोटल कितने क्राइटेरिया हैं? 20 क्राइटेरिया। तो इन 20 क्राइटेरियाज पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एग्जिस्टेंस एंड इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट किया जाएगा टू आइडेंटिफाई द कंट्रोल्स दैट आर इन प्लेस to address these criteria. So this is about the COCO framework. As such, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो शायद इन फ्रेमवर्क में से आज तक सारे आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट एग्जाम, स्टडी मटेरियल मिलूकर शायद एक क्वेश्चन है। जनवरी 21 में आया था, आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले, 4 ही कह सकते हो, अब तो ईयर एंड होने वाला है। Explain the concept of integrated framework issued by the Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, that is COSO framework, mentioning its 4 out of the 5 components. Discuss the 3 categories of the objective. Component इसके वही सेम है जो ऐसे 315 के हैं, इसलिए मैंने इसको रेफरेंसर में कवर नहीं किया। कंपोनेंट वही है: कंट्रोल एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। मेन है 3 कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव: ऑपरेशन, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस। सिर्फ एक क्वेश्चन है जो इन फ्रेमवर्क में से आज तक इन टोटल सारे आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट एग्जाम एंड स्टडी मटेरियल में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्नबुल रिपोर्ट, that is a combined code of Committee on Corporate Governance published by the London Stock Exchange and agreed by the Institute of Chartered Accountant of England and Wales, जिसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए, जैसे टाइम टू टाइम रिफॉर्म्स होते रहते हैं, कमेटीज बनती रहती है। तो एक कमेटी अंडर द लीडरशिप या अंडर द हेडिंग ऑफ मिस्टर टर्नबुल, और जहां पर उनकी रिपोर्ट के अंदर एक रिक्वायरमेंट रेज की गई, उस रिक्वायरमेंट्स के अंदर कुछ प्रिंसिपल इन रिलेशन टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स क्या थे। अब बेसिकली हमारे स्टडी मटेरियल में इस चीज को डालने की एक्सेस कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, बट स्टडी मटेरियल ने डाला है तो ठीक है, पढ़ लो। नंबर 1, the board of directors should maintain a sound system of internal control, किस लिए? to safeguard the investments of the shareholder and assets of the company. okay, कंपनी के डायरेक्टर should at least annually conduct a review of effectiveness of group system of internal control and should report to the shareholder that they have done so. Review should cover all control including financial, operational and compliance control and risk management. हमारे यहां पर भी सेक्शन
134 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटी अपनी डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर आईएफसी पर रिपोर्टिंग करते हैं। नंबर 3, कंपनीज विच डू नॉट हैव इंटरनल ऑडिट फंक्शन शुड टाइम टू टाइम रिव्यू द नीड फॉर इंटरनल ऑडिट। सो टर्नबुल रिपोर्ट के अंदर विच इज published by the London Stock Exchange as Combined Code of Committee on Corporate Governance, जिसे लेटर ऑन ICAEW ने भी एग्री किया, उसमें 3 मेन प्रिंसिपल्स के ऊपर बातें हुई। नंबर 1, जो कंपनी का बोर्ड है वो एक साउंड सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल को मेंटेन करेगा टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ स्टेक होल्डर एंड असेट्स ऑफ द कंपनी। नंबर 2, जो डायरेक्टर है वो एटलीस्ट एनुअल बेसिस के ऊपर रिव्यू करेंगे ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द ग्रुप सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड रिपोर्ट करेंगे शेयर होल्डर को कि उन्होंने इस रिव्यू को किया है। एंड रिव्यू शुड कवर ऑल कंट्रोल्स इन रिलेशन टू फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड कंप्लायंस एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग रिस्क मैनेजमेंट। एंड नंबर 3, कंपनीज जहां पर इंटरनल ऑडिट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, दे शुड फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटरमिन द नीड फॉर इंटरनल ऑडिट सिस्टम। नंबर 5 एंड द लास्ट, सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट सॉक्स का सेक्शन 404 यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सॉक्स एक्ट 2002 में आया था एंड उसका सेक्शन 404 जितनी भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हैं उनकी मैनेजमेंट के ऊपर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट करता है दैट all the companies where shares are publicly traded, they must establish an internal control system and the procedure for the financial reporting and must document, test and maintain. आपको इंटरनल कंट्रोल एस्टैब्लिश करने हैं, इंटरनल कंट्रोल जो एस्टैब्लिश किए उनकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उनकी टेस्टिंग करनी है, उन कंट्रोल्स को मेंटेन करना है टू एंश्योर दैट दीज कंट्रोल्स आर बीइंग इफेक्टिवली ऑपरेटेड। द पर्पस इज टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड by increasing the stringency of the procedures and the requirement for financial reporting. SEC हमारे यहां पर सेबी है, यूएस में सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन रूल्स एंड PCAOB पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड हमारे यहां नफरा है, requires that management perform a formal assessment of its control over the financial reporting including tests that confirm design and operating effectiveness of the control। तो हमारे यहां पर ये सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई में कवर होता है। मैनेजमेंट इंक्लूड इन इट्स एनुअल रिपोर्ट एन असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमारे यहां पर ये चीज सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज 3 के अंदर डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में आता है। एक्सटर्नल ऑडिटर आप 2 ओपिनियन देंगे एज पार्ट ऑफ सिंगल इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, और वो 2 ओपिनियन क्या है? एक ओपिनियन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर और दूसरी इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमारे यहां पर ये रिपोर्टिंग आती है सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के क्लॉज आई के अंदर, जो आपने कंपनी ऑडिट में कवर भी कर रखी है। सॉक्स के जो प्रोविजंस हैं वो यूएस की पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज पर अप्लाई होता है, जिसमें एक रिक्वायरमेंट है कि जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हैं दे मस्ट एस्टैब्लिश एन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम so as to achieve its objective।
और ये जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है दैट नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड, टेस्टेड एंड मेंटेन, एंड मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर इट्स इफेक्टिवनेस। मैनेजमेंट को इसकी असेसमेंट करनी है, इसके ऊपर अपनी एनुअल रिपोर्टिंग भी करनी है। जो ऑडिटर हैं वो दो सेपरेट ओपिनियन देंगे, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर और दूसरा इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर। तो ये हमारे 5 फ्रेमवर्क हैं जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल प्रैक्टिसेस, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी एंटिटीज हैं, खास तौर से मल्टीनेशनल कंपनीज जिनके शेयर्स लिस्टेड हैं ओवर द वेरियस स्टॉक एक्सचेंजेस, इनको कंप्लाई करने हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन sometimes under the statutory requirement, sometimes their voluntary measurements, इन फ्रेमवर्क्स को फॉलो करती है। हाँ, तो जो कंपनीज इंडिया के अंदर जिनके ऑफिसेस हैं, तो वहां पर इन फ्रेमवर्क्स की कंप्लायंसेस चेक की जा सकती है। क्या इंटरनल कंट्रोल्स आर इफेक्टिव एनफ सो एज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स विद व्हिच दीज इंटरनल कंट्रोल्स आर बीन डिजाइन्ड। तो इसी थॉट के साथ शायद स्टडी मटेरियल ने इन फ्रेमवर्क्स को कवर अप किया है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते। ठीक है, बट क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने रिवीजन में भी इन्हें कवर किया है। तो इसके साथ हमारे इस चैप्टर की रिवीजन भी कंप्लीट हो जाती है। तो सेशन को ओवर करेंगे, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर 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 करिएगा और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।